मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से ही मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। मेरी मामी बहुत सुंदर थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। इस बीच मेरी मामी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है मामी का मायका। मामी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने मामी से मजाक मजाक में पूछ लिया, मामी आप हर 15 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना। मेरी इस बात पर मामी बहरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है, घर में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी। मैं मामी के बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लगता रहा कि मैंने इतनी अच्छी मामी का दिल दुखा दिया। इसलिए शाम होते होते मैं मामी के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। वहाँ मुझे मामी के मायके की मेरी एक सहेली सुषमा मिली। मैंने सुषमा का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी मामी मायके जाएगी तब मैं उसे कॉल करूँगी। सुषमा जो मेरी पक्की सहेली थी वह मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती थी और घर के कामों में मामी का हाथ बटाती थी। एक दिन सुबह उठी तो देखा मामी सज धज कर बिल्कुल तैयार है। मैंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि बहापुर में उनकी माँ बीमार है, आज जा रही हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में मामी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस सुषमा को फ़ोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सुषमा मेरी मामी के मायके की रहने वाली थी और मामी के बिल्कुल पड़ोस में रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच मैं लगातार सुषमा के संपर्क में थी, लेकिन मामी अपने घर नहीं पहुंची थी। तब मैंने मामी के नंबर पर फ़ोन किया। मामी ने उठाया और बोली, क्या बात है नीतू, क्यों फ़ोन किया, घर में सब ठीक तो है ना। मैं बोली, सब ठीक है, आपकी माँ की तबीयत कैसी है मामी। मामी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाई दी है, फ़िलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नीतू मामी की मीठी बातें सुनकर मुझसे ज़्यादा देर रहा न गया। मैंने सीधा सवाल किया, मामी तुम बहापुर में अपने घर पर ही हो ना अभी। मामी झट से बोली, नीतू तुम भी ना हद करती हो, मैं और कहाँ जाऊंगी, बताओ तो। ठीक है मामी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मामी का फ़ोन कटते ही मैंने सुषमा को फिर से फ़ोन लगाया और बोली, सुषमा तू पक्का मेरी मामी का घर जानती है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है। सुषमा ने कहा, नीतू मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, तेरी मामी कोमल का घर मेरे घर के बगल में ही है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी मामी के पापा राकेश जज रहे हैं, पूरा बहापुर जानता है उनका घर। सुषमा का फ़ोन कटने के बाद मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि मामा को फ़ोन लगाकर उन्हें अभी मामी के मायके भेज देती हूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर सुषमा गलत साबित हुई तो मामी की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे मामा अपने काम से घर लौट आए। मामी घर में रहती तो मामा को रात का खाना वही देती थी। मामी के नहीं रहने पर मुझे ही खाना बनाना पड़ता और घर वालों को देना पड़ता। मामा ने आते ही मुझसे पूछा, नीतू मम्मी पापा को खाना खिला दिया तूने, तेरी मामी रहती तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, नाना नानी नहीं खाए हैं अभी, सौरभ आ जाएगा तो एक साथ ही खाएंगे, आप नाना नानी के कमरे में बैठो, मैं वहीं खाना लाती हूँ। मामा नाना और नानी के साथ खाना खाने बैठे हुए थे। मैं गर्म गर्म रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने मामा से कहा, मामा मामी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती हैं, लेकिन मेरे हाथ से हमेशा जल ही जाती है, आपकी बात हुई क्या मामी से। मामा बोले, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी मेरी, सासू माँ बीमार है, आज दवाई दिलवाई है, वो कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, मामा ये कितनी गलत बात है ना, मामी के 4 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखे हैं। अपनी अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं, कब तक मामी परेशान होती रहेंगी। मामा ने कहा, नीतू तू कब से इतनी समझदार हो गई, वैसे तो इस इशू पर तेरी मामी से बात कर चुका हूँ, वो कहती है कि उसकी माँ ही रायबरेली नहीं जाना चाहती, वो अकेले बहापुर में रहती है क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है, वो बहापुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती हैं, तो इसमें कोई क्या करे।
उनके चारों बेटे उन्हें अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है नीतू। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की ज़रूरत थी, तो मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर राकेश इलाहाबाद सिविल जज थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट पर रिटायर हुई है। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और एक बेटे का अपना बिजनेस है रायबरेली में। रायबरेली वाले साले तो बहुत आलीशान घर बनाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती हैं कि इतने बड़े बेड में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि मामी के बार बार मायके जाने जाने से मामा को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मामा जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते, वो झट से उन्हें रुपया दे देती। ये अलग बात है कि मामा अपना काम निकालकर उन्हें रुपया लौटा देते। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है, इसलिए मामी जब मर्जी अपने मायके जाती है और मामा को कोई दिक्कत नहीं होती। मामा और मामी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में प्यार हुआ और घर वालों ने भी अपनी बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी, वरना मामी के अमीर घर वालों के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगे। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मामी बहापुर में माँ के पास नहीं है तो वो कहाँ है। मैंने एक बार फिर सुषमा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी ही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सुषमा का फ़ोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, नीतू तेरी मामी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर आई है। सुषमा से ये खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि मामी रात भर कहीं और थी और सुबह अपने घर पहुंची है, ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। मामी अब मामा को फ़ोन करेंगे और अपनी माँ से बात कराएंगी, ताकि मामा को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। मामा नाश्ते पर बैठे ही थे कि उनके फ़ोन पर मामी का फ़ोन आया और मामी ने अपनी माँ से मामा की बात कराई। नाश्ता कर मामा अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आँख लगी कि सुषमा का फ़ोन आ गया। वो बोली, तेरी मामी अभी अभी वहाँ से निकली है। शाम 4 बजे तक मामी घर पहुँच गई और नाना नानी से मिलने के बाद सीधे मेरे पास आई और बोली, नीतू आजकल तुझे मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फ़ोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है मामी? वो बोली, अभी तो वो ठीक है। मामी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़े हुए मामी के चरित्र का विश्लेषण करने लगी। कैसे बदचलन औरत है मेरी मामी। बेशर्मी की हदें पार कर दी मामी ने। मेरे शरीफ मामा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है ये औरत। मामी ने मामा से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसे चरित्रहीन औरत है मेरी मामी। मामा के सामने बड़ी शरीफ बनती है। मैं मामी के चेहरे से नकाब उतारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मामी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए मैं खामोशी से वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि सुबह सुबह मामी फिर से मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मैं मामी से बोली, कब तक वापस आ जाओगी मामी? मामी बोली, कल सुबह तक आ जाऊंगी। वो क्या है ना, मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है और वो बीमार है, तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है मामी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूँगी। मामी के निकलते ही मैंने नानी से कहा, नानी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आऊँगी। और स्कूटी स्टार्ट करके मैं मामी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। बहापुर की दूरी 8 किलोमीटर की है, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। मामी बहापुर के रास्ते पर ही थी, तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ, मामी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी मामी का ऑटो साकेत की ओर मुड़ा। कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले के किराया देने के बाद मामी सीधे उस घर में चली गई और घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो सुरेश कुमार लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाए हुए थी, वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं मामा से बोली, मामा मामी से बात हुई क्या आपकी? मामा ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार फिर बात कर लूँगा। वैसे तुझे आजकल अपनी मामी की बड़ी चिंता होती है। मामा की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि इससे पहले मेरी नानी बोल पड़ी, बेटा तू तो दिन भर घर में रहता नहीं, यही दोनों मामी भांजी सगी बहनों की तरह घर में रहती हैं। दोनों के बीच बहुत प्यार है, देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरी बीवी कोमल आज सुबह ही नीतू के रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे, तुझे भी तो बताया होगा ना उसने?
मामा बोले, हाँ, कोमल के रायबरेली वाले भैया के एक साला है पवन, यहीं साकेत में रहता है। अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है। उसी से नीतू के रिश्ते की बात कर रही थी कोमल। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर सोचने लगी, मैं मामी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बदचलन है। अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर मामी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती है। और कहीं यह पवन वही तो नहीं जिसके साथ मामी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मामा ने बताया कि पवन साकेत का रहने वाला है। यह सब सोचकर मैं मामी को कोसे जा रही थी और मुझे मामा पर बहुत तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं वो औरत तो छिपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सुषमा का कॉल आया कि उसकी मामी अभी अपनी माँ के घर पहुंची है और हर बार की तरह मामा के फ़ोन पर मामी का फ़ोन आया। मामा ने अपनी सास से बात की और पता चला कि मामी दोपहर तक घर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजर गया। इस बीच घर में मामी के साथ पहले जैसे ही बर्ताव करती, ताकि उन्हें जरा भी शक ना हो कि मैं उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना करके निकली और सीधे साकेत उसी जगह पहुंची जहाँ पिछली बार मामी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल, क्या पवन इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोले, इस मकान में तो कोई पवन नाम का नहीं रहता। मैंने वो ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं मामी को रंगे हाथ पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे मामा से मालूम हुआ कि घर में रायबरेली से मामी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मामी भी बहुत खुश नजर आ रही थी और मामा भी सुबह से ही बिजी थे। 11 बजे घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। मामी के रायबरेली वाले भैया और भाभी आए हुए थे। साथ में पवन नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि मामा को अभी सारी बातें बता दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू कर सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना पवन को थोड़ा टटोल टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया या फिर मेरी मामी के साथ अपने नाजायज रिश्तों पर नए रिश्ते का मोहर चढ़ाने यहाँ आया है। मैं पवन के सामने बैठी थी। वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नज़रों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। मामी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी मामी के भाई का था, लेकिन इस वक्त तो वो लड़की वालों की तरफ से थी। पवन को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी मामी का आशिक ना होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन मामा ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मेरे ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। मामी के काले कारनामों का भांडा फोड़ करने के लिए इतना वक्त काफ़ी था। पवन के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और पवन भी मेरे नंबर लेकर मुझे लगातार कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मनसा बखूबी जान सकूं। इस बीच पवन मुझसे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में मामी के अंदर हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसलिए मामी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं मामी से बोली, मामी, आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार ना हो, इसलिए आज मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। मामी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। मामी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई। मामी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो मेरे साथ था ही, इसलिए मैंने सुषमा को पूरी बात बता दी थी और उसे साकेत में ही बुला लिया था ताकि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर सुषमा मुझे मिल गई। मुझे मेरी इस सहेली पर नाज था जिसे मैं अपना मानती थी। वो चुड़ैल निकली और सुषमा जो मेरी अपनी नहीं थी वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रख कर आ गई थी। अब स्कूटी पर सुषमा और मैं मामी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मामी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। मामी मकान के अंदर दाखिल हुई। मामी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सुषमा भी मकान तक पहुंच गए। तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी।
थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सुषमा को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से मामा को मैसेज टाइप कर दिया, मामा मैंने आपको लोकेशन सेंड की है, आप इसी लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं, आपके लिए यह बड़ा सरप्राइज़ है। मैं डर रही थी और यह सोच रही थी कि पवन जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो उस चुड़ैल को तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी, लेकिन पवन को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते हुए मैंने सुषमा से कहा कि वो गेट पर ही रुके और जैसे ही मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे, ताकि यहाँ पर लोग जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से यह कोई बहुत पुराना भूत बंगले टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी मामी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लग कर वहाँ रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहाँ देखकर मामी चौंक गई और बोली, नीतू तुम यहाँ? मैं भी अपने गुस्से को काबू ना कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली भी खड़ी है और मामा भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मामी, निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा पति बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत अच्छे से ही समझ गई थी। मामी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बोली, नीतू तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, अंदर पवन नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो कोमल, तुम्हारी माँ तो बहापुर में रहती है। मामी कुछ कहती इससे पहले सुषमा भी वहाँ पहुँच गई। सुषमा को देखकर मामी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुँचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी मामी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है, बहापुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पापा बहापुर में राकेश अहलावत के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। मेरे पापा के 5 लड़कियां पैदा हुई और इधर राकेश अहलावत अंकल के 4 लड़के पैदा हुए। मेरी माँ छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो राकेश अहलावत अंकल बोले, यानी मेरे बहापुर वाले पापा बोले कि अगर इस बार भी उनके बेटी हुई तो वो जन्म होते ही इस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। बहापुर में इस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे मम्मी पापा राजी हो गए और मेरे जन्म के साथ ही मुझे बहापुर के राकेश अंकल के हवाले कर दिया। जैसे मेरे माँ बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छे माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे मामा से शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे पापा का देहांत हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरे असली माँ नहीं है। बहापुर वाली माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरी इस माँ की देखभाल का पूरा खर्चा उठाती आई हैं। एक परमानेंट मेड यहीं माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्च बहापुर वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इनके पास आना पड़ता है। तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई और सोचा कि जब माँ का देहांत होगा तब बता दूँ। थोड़ी देर में मामा भी लोकेशन पर पहुँच गए थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। मामा ने मामी को गले लगा लिया। मामी ने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया और मामा को भी यह भनक न लगने दी कि मैं मामी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं मामी के घर ही बैठी थी कि पवन का कॉल आया। मैं फ़ोन लेकर बाहर निकल आई और बोली, हेलो पवन, तुम कहाँ हो? पवन बोला, मैं तो यहीं हूँ साकेत में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुँचती हूँ। साकेत में मैं शाम तक रुकी और उसके बाद मैं मामा मामी के घर चली गई और सुषमा अपने घर चली गई। कहानी से सीख, शक बहुत बड़ी बुराई है। इस शक की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर हमें किसी भी निर्णय तक पहुंचने से हमेशा बचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसी तरह की कहानी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। मेरा अभी नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।